बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में वैसे तो मैक्रो में बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, तुम्हारा ट्रेड साइकिल, डिप्रेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स है जिसमें से मेजॉरिटी कंसेप्ट्स में लेने वाला हूं। लेट अस स्टार्ट विद नेशनल इनकम। पहली बात तो नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम एक देश का एक साल में जो कमाई होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल, खत्म कब होता है, 31 मार्च। इंडिया 1 अप्रैल से 31 मार्च में कितना कमाता है, 2 लाख करोड़। उसका रैंकिंग है वर्ल्ड नंबर 6। अमेरिका नंबर 1, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 यूके, अपन 6 आते हैं। तो नेशनल इनकम पर है क्या, मनी वैल्यू, क्वांटिटी में नहीं होता। ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिया में, विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। इंडिया का नेशनल इनकम है 2 लाख करोड़। सो वक्त के साथ साथ ये जब नेशनल इनकम ग्रो होता है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तुम नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करोगे, अपना कितना है नेशनल इनकम, 2 लाख करोड़, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कितना है, 130 करोड़, जोड़ दो तो एक आदमी का इनकम कितना होगा, करीबन 1,30,000 के आसपास। इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, समझ में आया। देश का नेशनल इनकम कितना है, 2 लाख करोड़। इफ यू डिवाइड बाय 130 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, एक आदमी कितना कमाता है पर कैपिटा इनकम, 1,28,000 से 1,30,000। अमेरिका में एक आदमी कमाता है करीबन 30 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम। बहरीन का पर कैपिटा इनकम 35 से 40 लाख रुपए है। सो समझ में आ रहा है ये जो कंसेप्ट है। तो नेशनल इनकम समझ में आया, मनी वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इन 1 ईयर। नाउ तुमको एक चीज बताता हूँ। ये देखो, नेशनल इनकम में, इंडिया में नेशनल इनकम कमिटी कंप्यूट करता है, 1949 से कंप्यूटेशन होता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हर साल ये डेटा देता है, किसका, नेशनल इनकम का। 3 सेक्टर्स कौन से अपने देश में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी क्या हुआ, एग्रीकल्चर, कितना देता है वो, करीबन 13%। यदि 100 रुपए नेशनल इनकम है तो 13 रुपए एग्रीकल्चर देता है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन देता है करीबन 22-23 रुपया। और तुम्हारा सर्विस सेक्टर देता है 60% प्लस। समझ में आया, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है इंडिया में, सर्विस सेक्टर। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 98%, अमेरिका और जापान में। उनका एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 2% करता है। तो कोई भी देश डेवलप्ड है उसका एग्रीकल्चर का हिस्सा नेशनल इनकम में बहुत कम होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे, सेविंग्स। सेविंग्स में और कंजम्पशन में मैं बता दूं। सपोजिटली पप्पा ने तुमको 10,000 दिए महीने का, खुशी का एहसास हो रहा है बेटा, 10,000 दिया, तुम्हारा इनकम हुआ। उसमें से तुम भागे कहाँ जाओगे, पिक्चर, मैकडोनल्ड्स, मे बी सुला, मे बी शॉपिंग, शूज। तो 10,000 में से तुमने 8,000 खर्चे किए, कितना बचा, सो नाउ अंडरस्टूड, कंजम्पशन इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट। 8,000 इनकम का भाग है जो खर्चा किया, 2,000 बचा, वो क्या हुआ, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड। अभी उल्टा, अब तेरे को तू जो बता रहा है फॉर्मूला बता। ये देखो, इनकम का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो तुम्हारा इनकम 10,000 है, तो कंजम्पशन कितना है, एग्जाम्पल 8, तो सेविंग्स कितना होगा, 2,000 होगा। सो यदि मुझे सेविंग्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इनकम माइनस कंजम्पशन करूंगा। और कंजम्पशन निकालना है तो इनकम माइनस सेविंग्स करूंगा, बराबर है। सो व्हाट विल यू से, इनकम 10,000 माइनस 8,000, तो तुम्हारा सेविंग्स कितना हुआ, 2,000। समझ में आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, कंजम्पशन इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड। 8,000 इनकम का वो भाग है जो खर्चा किया। कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर करता है ना। सो ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस मेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वांट इज कॉल्ड कंजम्पशन। व्हाट इज सेविंग्स, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट। अब तुम लोग बोलते हैं हम शेयर बाजार में पैसे लगाएं। कंजम्पशन तो तुमने 8,000 बर्गर पिक्चर में लगा दिया, शूज में लगा दिया, तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, 2,000 में से होगा। सो डू यू एग्री कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितने में से होगा, 2,000 में से होगा।
सो देखो, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बाद आया, पहले नहीं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में पर इन्वेस्टमेंट किसको डिफाइन करते हैं? इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है बेटा? सेविंग्स का पार्ट है। सेविंग्स किसका पार्ट है? इनकम का पार्ट है। कंजम्पशन किसका पार्ट है? इनकम का पार्ट है। सो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स का वो हिस्सा है जिसके मदद से तुम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या तो सर्विस देते हैं। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसकी मदद से गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है और सर्विस दिया जाता है। जो प्रोजेक्टर है, जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट माना जाएगा क्योंकि इसकी मदद से हम सर्विस दे रहे हैं। तुम्हारे पास जो खुद का मोबाइल है, वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स। हमारे लिए जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए मेन होता है, तो वो माना जाएगा इन्वेस्टमेंट, या बेटर वर्ड इज कैपिटल गुड्स। समझ में आ रहा है? सो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे? जिसकी मदद से तुम गुड प्रोड्यूस करोगे और सर्विस दोगे। क्लियर इतना? यस और नो? ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल होता क्या है? इसको बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। मैं तुमको एक ड्राइंग बताता हूं जिससे तुमको क्लियर होगा। ये देखो, ये ट्रेड साइकिल का एक ड्राइंग। ट्रेड साइकिल, इसका मैं एक ड्राइंग बता दूं तो तुमको इजी पड़ेगा। अब ट्रेड साइकिल क्या होता है? ये दिख रहा है, जिगजैग कर। तुम्हारा मूड सवेरे उठे, फ्रेश है, खुश है, होमवर्क दिया, थोड़ा मूड डाउन हो गया। शाम को कॉफी पिया, अच्छा लग रहा है। रात को एकदम अंधेरा है, बारिश है, क्लाउडी है, थोड़ा डिप्रेशन। सो मूड दिन में बदलते रहता है। वैसे बिजनेस अलग अलग मूड से गुजरते हैं। सबसे टॉप में चल रहा है बिजनेस, उसको बूम बोलते हैं। सबसे लोएस्ट पीरियड में डिप्रेशन बोलते हैं। फिर डिप्रेशन से थोड़ा सा कम डाउन इज रिसेशन। फिर थोड़ा सा ग्रोथ, और लास्ट में बूम या प्रोस्पेरिटी। सो बिजनेस हर एक फेज 4-4 साल में आता है, 3 से 4 साल। अभी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। और एप्पल भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, 800 के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। गूगल भी नए एम्प्लॉयज को हायरिंग या तो फ्रीज कर दिया है, कम कर दिया है। सेम सब सॉफ्टवेयर, क्योंकि सबको दिख रहा है कि मार्केट डाउन हो रहा है। मार्केट डाउन कैसे पता चल रहा है? धंधा स्लो डाउन हो गया है, कस्टमर कम हो गए हैं, तो रिसेशन दिख रहा है। तो इसलिए लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि मार्केट डाउन हो रहा है। तो ये 3 से 4 साल का फेज होता है। मार्केट बदलता भी है, जिंदगी भी बदलता है। तो इसको बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ये समुद्र के लहरों की तरह है, ये तुम रोक नहीं सकते। ये होता ही है। अभी कोविड के बाद थोड़ा मार्केट रिकवर भी हुआ था, लेकिन वापस थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है। एक वक्त आएगा जब जोरों में बूम आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सबको, सब बिजनेसेस इस फेज से गुजरते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल। अच्छा, ट्रेड साइकिल में एक पार्ट है डिप्रेशन। ये इन लोगों ने, इन्फ्लेशन अलग कंसेप्ट है। ट्रेड साइकिल को इन्फ्लेशन के साथ मत जोड़ो, वो अलग कंसेप्ट है। बट डिप्रेशन ट्रेड साइकिल का पार्ट है। समझ में आया? डिप्रेशन मतलब जहां नौकरी कम, गुड्स कम बिक रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम, सेविंग्स कम, टर्नओवर कम। लॉजिक समझ में आ रहा है? एकदम डाउन मार्केट। ये अमेरिका में हुआ था 1930 में। वहां पे, और डिप्रेशन आने से पहले आदमी बहुत उछलता है और फिर गिरता है ना, वैसा। लोग उधारी में खरीद रहे थे वस्तु कि बाद में लौटाएंगे। शेयर्स का दाम आसमान की ऊंचाई पे था, फिर भी लोग खरीद रहे थे, और बढ़ेगा, और बढ़ा, और खरीदा, और बढ़ा। लास्ट में फुगे को पिन मारा तो क्या होता है? बस होता है। 1/3 बैंक्स बंद हो गए, आधे अमेरिकन गरीब हो गए। इसको द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन बोलते हैं। गूगल करोगे तो 1930s का टाइम। फिर 1936 में जॉन कीन्स ने एक बुक लिखी, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑफ मनी। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आया समझ में। उसका डिप्रेशन सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? बूम, जिसमें सब जोरों में तुम्हारा परसेंटेज, या तुम बोलते ना आज तो दिन कैसे गया, पार्टी थी, घूमे फिरे, डांस, क्या पता ही नहीं चला। वो बूम जिसको बोलते हैं, आया समझ में। उसके बाद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई जिसको बोलते हैं ना। पहली बात तो इन्फ्लेशन इज द परसेंटेज रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। श्रीलंका में पेट्रोल का दाम 500 रुपए पार है, पाकिस्तान में 250 रुपए के पार है। अच्छा, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो मेरा ट्रक भाड़ा महंगा पड़ेगा, तो वस्तु के दाम महंगे हो जाएंगे। अच्छा, यदि 100 से बीच में 120 रुपए पेट्रोल का दाम था, तो वस्तु के दाम इंस्टेंटली नेक्स्ट डे बढ़ जाते हैं इंडिया। लेकिन यदि
भाड़ा ट्रक पेट्रोल का दाम कम हुआ तो मार्केट में कम होने के बाद करीबन 14 दिन में, 14 से 15 दिन लगे। तो इन्फ्लेशन किसको बोलेंगे? परसेंटेज रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। तुमको विश्वास नहीं होगा कि वेनेजुएला में जब मार्केट डाउन हो गया एकदम, तो जिसके पास 1 लाख रुपए था ना, तुम 1 लाख रुपए में इंडिया में आईफोन खरीद पाओगे। इट बिकेम 1,000। 1 लाख बिकेम 1,000। तुम बाल कटाने जाओ, आदमी को बोलो बाल कटाना है, हो गया, बोलता भाई साहब पैसा मत दो, अंडा दो। ये हालत हो गया था वेनेजुएला का। श्रीलंका और पाकिस्तान का भी महंगाई, इतना महंगा पेट्रोल का दाम है तो क्या दाम हो जाएगा तुम सोच। दूध के रेट, तुम रेट चेक करो आज पाकिस्तान के, सब पेट्रोल की वजह से बढ़े हुए। वो वेनेजुएला उन्होंने प्रिंटिंग मशीन से नोट छापे थे, उनको छापना पड़ा था, लेकिन अभी भी वो रिकवर नहीं हुआ है वेनेजुएला। और उन्होंने जो कर्जा लिया था आईएमएफ का, वो डुबा दिया। जैसे कर्जा नहीं लौटा पाया, पूरा वर्ल्ड में नाम खराब होता है, कोई तुमको गुड सप्लाई नहीं करेगा। सेम श्रीलंका, सेम पाकिस्तान उसी रास्ते पे है। समझ में आया? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन परसेंटेज रेट पे नॉर्मली 5% से कम अच्छा माना जाता है कि चलो थोड़ा सा महंगा है अच्छा। एक इधर का मतलब इधर इंडियन करेंसी में मतलब पाकिस्तान का जो रेट चल रहा है 300। अभी का रेट वो तो बदलते रहता है। डॉलर का तो उनका बहुत रेट हो गया। चलो मैं तेरा, हाँ, दूध का 300, मेरे मन में वही था 150 रुपया। मेन कारण पाकिस्तान में इंडियन करेंसी अगर बोले ना तो इंडियन करेंसी, क्योंकि वहां पे पेट्रोल रेट उन्होंने एक साथ 70 बढ़ाया, फिर 80 बढ़ाया, ऐसे कुछ बढ़ नहीं। उनका 100 सवा 100 था, क्योंकि गवर्नमेंट भरता था। मैं तेरे को 100 रुपए में बेच रहा हूँ, मुझे जो कम पड़ रहा है गवर्नमेंट देता था। अब उनको कर्जा चाहिए था, आईएमएफ ने बोला गवर्नमेंट नहीं, मार्केट रेट्स पे रखो। तो उनको मजबूरन वो जो सपोर्ट था ना, वो हटाना पड़ा, तो मार्केट रेट्स पे 250 हो गया। ये कारण अगर बढ़ता है ना तो बढ़ती जाता है। नहीं नहीं, हर चीज का इकोनॉमिक्स में हर चीज का एक टाइम आएगा, वो रुकेगा। हाँ हाँ, इनकम कैसे बढ़ेगा जबकि झटके में 10,000 से 18,000 कैसे देगा वो? यदि मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ही बढ़ गया है तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं पगार कैसे बढ़ा पाऊंगा? ये प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान में। इसलिए इन्फ्लेशन के टाइम में रिच बिकम्स रिचर, क्योंकि महंगा हो गया सोना, तो जिसके पास स्टॉक में अमीर लोग, वो लोग का वैल्यू बढ़ जाता है ना, घर का कीमत बढ़ गया। गरीब लोग का पगार उतना ही है बट खर्चा बढ़ गया। तो सो एक कहावत है इन्फ्लेशन का, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। और मिडिल क्लास जो है ना, वो उसी स्थिति में रहते हैं। इसलिए महंगाई का फायदा जिनके पास फ्लैट्स, अभी पिछले साल स्टील के दाम बढ़ गए। जो भी रिच लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है जमीन और घर में, फ्लैट्स के रेट बढ़ गए ना, उनको तो डायरेक्ट फायदा हुआ। तो इन्फ्लेशन टाइम में रिच ऑलवेज बिकम्स रिचर, गरीबों का सिर्फ नुकसान, और मिडिल क्लास ना ऊपर जा पाता है ना नीचे, लटके हुए रहते हैं बेचारे नीचे। ये प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का। अच्छा, इसका ऑपोजिटली डिफ्लेशन, जब वस्तु के दाम घटते हो। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, जापान में काफी हद तक स्थिर रहता है। डिफ्लेशन में, अच्छा इन्फ्लेशन में, जैसे दूध का पहले 100 था, 150, 200, 250, 300 हुआ ना पाकिस्तान में, तो ऐसा सोचो 100, 95, 90, 80, 70, 60 ऐसे कम होते जा रहा है। लेकिन डिफ्लेशन से नेशनल इनकम भी कम होता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में डिफ्लेशन ज्यादा नुकसान है। डिफ्लेशन में वस्तु के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं बोल सकते प्याज का दाम बढ़ गया तो इन्फ्लेशन है। सब वस्तु के दाम बढ़ने चाहिए तब इन्फ्लेशन माना जाए। और डिफ्लेशन भी, अभी गवर्नमेंट ने पेट्रोल का दाम कम किया तो वो डिफ्लेशन नहीं हुआ, वो तो वस्तु का दाम कम हुआ एक पेट्रोल का, बाकी चीजों का दाम कम हुआ तो बोल सकते हैं। और ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के जो कैलकुलेशन है उसके दो प्रकार है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई और एक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल का ज्यादा रहेगा, होलसेल का कम रहेगा। पहले गवर्नमेंट क्या करता था, होलसेल से दिखाता था तो ज्यादा दिखता नहीं था, कंज्यूमर ज्यादा महंगा दिखता है ना, तो अभी सीपीआई पे होता है, इसलिए बहुत क्लियर। 3-4 तक का अच्छा है। लेकिन बीच में गवर्नमेंट का 10-11 हो गया था, पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे ना। अभी गवर्नमेंट ने कंट्रोल में लाया, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस 106 107 से ऊपर नहीं जा रहा है। 130 था, 120 के ऊपर नहीं गया। 10122 तो गया होगा, और फिर से पीछे लेकर आएगा। अभी 100 हो गया। हाँ, अभी 106 मेरे को जहाँ तक पता है, कल ही भराया था। 106 रुपीज 95 पैसा डीजल भराया होगा तूने भाई। 106 106 95। ठीक है, केरोसिन तो नहीं डाला उसमें, चेक कर जाके। 106.95 बेटा, मेरे को, मैं हर थोड़े दिन में भराना पड़ता है, मेरे रास्ते में भारत पेट्रोलियम का बोर्ड रोज दिखता है। ओके, सो 106 रुपीज 95 पैसा, 100 रुपीज नहीं है। ठीक है, ट्रेड साइकिल हो गया। तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट लिए। बस एक और है, ग्लोबल पावर्टी। पावर्टी मतलब क्या होता है?
वो तो मुझे पता है। जब एक आदमी को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता तो उसको क्या बोलते हैं? वो अफोर्ड नहीं कर पाता रोटी कपड़ा और मकान, उसको क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? जब एक आदमी काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिलता, उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन मतलब जो ग्रुप ऑफ लोग एक जगह पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। और अभी ये भी ले लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का, ठीक है, अपन ने अंगूर बेचे 100 रुपए के, इंडिया को कितना फॉरेन करेंसी आएगा? 100 रुपए। अच्छा, अपन ने पेट्रोल इंपोर्ट किया 150 125 रुपए का, तो 125 देना पड़ेगा ना। 100 आएगा, 125 देना पड़ेगा। तो अपन प्लस में क्या माइनस में? माइनस में। इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन कोई टूरिस्ट आता है इंडिया में तो फॉरेन करेंसी आता है इंडिया में। कुछ लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तो इंडिया से बाहर पैसा जाता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? पूरे साल में जो फॉरेन करेंसी इंडिया में आया, सपोजिटली 100 रुपए आया, पूरे साल में जो करेंसी बाहर गया सपोजिटली 110 गया, इस डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। इंडिया का ज्यादातर अनफेवरेबल रहता है। क्यों? अपन सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तेल, क्रूड ऑयल। अपन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अपन गोल्ड भी अपना टॉप 3 में आता है। सो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादातर नेगेटिव रहता है कि अपना इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। जहां तक मेरा नॉलेज है, अपना एक्सपोर्ट 40 करोड़, 40 लाख करोड़ है, और अपना इंपोर्ट 60 लाख करोड़ है, -20 लाख करोड़ का आता है। और अपने पास जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी का हिसाब कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी सिर्फ 15 20 30 30 दिन के लिए बचा है। इंडिया के पास एक साल का था, लेकिन अभी डॉलर रेट बढ़ गया ना, 80 हो गया। तो 10 महीने तक अपन ने सिर्फ इंपोर्ट किया तो अभी भी गवर्नमेंट 10 महीने तक पैसा भर सकती। फॉरेन करेंसी तो आरबीआई को देना है ना, अपन रुपीज देंगे वो डॉलर देंगे। तो 10 महीने तक अपना देश देगा। आया समझ में? तो हमने क्या क्या कंसेप्ट लिए? नेशनल इनकम लिया, सेविंग लिया, इन्वेस्टमेंट लिया, रेट साइकिल, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, ग्लोबल पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें और दो कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने बताया, नेशनल इनकम कितना है देश का? 2 लाख करोड़। डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करो तो पर कैपिटा इनकम कितना है? करीबन 1,30,000। यदि दोनों वक्त के साथ साथ बढ़ेगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जब देश का आउटपुट जो कि नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम बढ़ा वक्त के साथ साथ, जैसे तुम्हारा परसेंटेज बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने की वजह से, अच्छा, अपने पास 9 लाख डॉक्टर्स है, 8 लाख मेडिकल शॉप्स है, 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 20 आईएम्स है, 23 IITs है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, स्कूल बढ़ रहे हैं, अभी अपने 54,000 करोड़ के रफाले खरीदे, ठीक है ना। तो ये सब का पैसा कहाँ से आता है? नेशनल इनकम बढ़ा। डू यू एग्री? तुमको 95% मिला तो सोसाइटी में इज्जत बढ़ता है, अच्छा कॉलेज मिलता है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में तुम्हारा रिस्पेक्ट होता है, तुमको हो सकता है आईफोन लेके दे पापा। बाय प्रोडक्ट है ना सबका। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से देश का आमदनी बढ़ा, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? रोड, रेलवे, डैम्स, ब्रिजेस, सब जगह गवर्नमेंट खर्चा करेगा। क्यों श्रीलंका और पाकिस्तान खर्चा नहीं कर पा रहे हैं? उनका सेविंग्स ही नहीं है। तुम देश का प्रगति तब कर पाओगे जब तुम्हारा ग्रोथ हो। इन लोग सबका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है तो सेविंग्स नहीं हो रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? 10,000 तुम्हारा पॉकेट मनी है और 8,000 खर्चा है, 2,000 बचा सेविंग्स, तुम्हारा बच ही नहीं रहा है। तो तुम इन्वेस्ट कहाँ से करोगे? अब समझ में आ रहा है क्यों गरीब गरीब रह जाते हैं? जो दिन का 200 कमाते हैं, तेल और भाजी, चावल, इसमें उनका खत्म हो जाता है। सो उनका अर्निंग्स क्या हो जाता है? जीरो। तो ये चक्र में वो लोग फंस जाते हैं। तो यही चक्र में फंसा है श्रीलंका, पाकिस्तान, वेनेजुएला। उनका ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा। इंडिया इज रिगार्डेड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 6-7 टक्के पे साल का अपना देश ग्रो कर रहा है। समझ में आया? सो ये तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट थे, जिसमें नेशनल इनकम, सेविंग्स, मैंने कंजम्पशन भी बताया, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एक्स्ट्रा बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉपुलेशन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। इससे तुम्हारा सारा टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।